रिबर्थ ऑफ बिलियनियर्स वाइफ फॉर रिवेंज एपिसोड 19। अब तक अन्वी बैठी हुई थी बेड पे और एकांश को मना रही थी ताकि वो हॉस्पिटल से उसकी डिस्चार्ज ले ले और घर पे जाने के लिए मान जाए। वो 2 दिनों से बोर हो गई थी हॉस्पिटल में, इसलिए वो अब यहाँ पे और नहीं रहना चाहती थी। घर जाने की दूसरी वजह ये भी था कि वो यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि एकांश पूरे टाइम यही रहता है उसके पास, जिससे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो घर जाना चाहती थी ताकि एकांश काम पे चला जाए और वो अपने बेबी को ढूंढने के लिए कुछ कर सके। ऐसा नहीं था कि उसे एकांश पे भरोसा नहीं था, लेकिन वो लेट नहीं करना चाहती थी क्योंकि पुलिस वाले तो अभी हॉस्पिटल की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन सब में उन्हें बहुत टाइम लगेगा बेबी के बारे में जानने के लिए। उसे अनीशा पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, वो कुछ भी कर सकती है। कहीं गुस्से में उसने मेरे बेबी को हर्ट ना कर दे, इसलिए वो खुद जल्द से जल्द ढूंढना चाहती थी अपने बेबी को। अन्वी के बार बार कहने पे एकांश मान जाता है और बोलता है सुबह हम डिस्चार्ज ले लेंगे, ओके अभी आराम करो। इतना बोल एकांश अन्वी को बेड पे लिटा देता है ताकि अन्वी आराम कर सके। वही अन्वी सोने के बजाय एकांश का हाथ पकड़ के खींचती है और बोलती है अभी मैं अकेले नहीं सोऊंगी, आपको भी मेरे साथ सोना होगा वरना मैं नहीं सोऊंगी, और बच्चों जैसे जिद करने लगती है। अन्वी की बात सुनकर एकांश वही बेड पे लेट जाता है और सोने को बोलता है तो अन्वी खिसक के एकांश के बिल्कुल पास आ जाती है और एकांश के लिप्स पे अपने लिप्स रखकर किस करने लगती है। अब आगे अन्वी लाइट किस करके तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे बहुत गहरी नींद में सो रही हो। एकांश को अन्वी के इस हरकत पे बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है। वो अन्वी को बाहों में लेके सो जाता है। दूसरी तरफ उस सुनसान सड़क पे सुहानी उस आदमी से सवाल करती है तो आदमी घबरा जाता है और बोलता है ये मेरा बच्चा है, मैं बस इसे सेफ रखने के लिए इस बॉक्स में रखा था क्योंकि मुझे ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए मैं बच्चे को इन झाड़ियों के पीछे छुपा दिया था ताकि कोई ले ना जाए, और साथ ही इस कुत्ते को भी रखा ताकि ये बच्चे का ध्यान रख सके, और कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आदमी की बात सुनकर पप्पी गुस्से में उस आदमी के पैर में काट देता है अपने छोटे से दांतों से, जिससे आदमी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पप्पी को लात मार के फेंक देता है, जिससे वो पप्पी दर्द में तड़पने लगता है। ये देखकर सुहानी को बहुत गुस्सा आता है और वो आदमी के पास जाती है और उस आदमी के पैर में ही एक लात मार देती है, जिससे आदमी नीचे गिर जाता है और अपना पैर पकड़ लेता है और दर्द से आवाज़ें निकालने लगता है। सुहानी उस आदमी के बालों को पकड़ के खींचती है और बोलती है अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे पपी को लात मारने की, खुद को बहुत बड़ा ताकतवर समझता है, इस तरह मासूम जानवर को मार के। इतना बोल तो चाटा उस आदमी के गाल पे मार देती है। वही सिंघानिया हाउस में अनीशा रेडी होके नीचे आती है और डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। वहाँ पे पहले से ही रोहिणी जी बहुत सारा पकवान बनाए रखी हुई थी। अनीशा मज़े से बैठ के खाना खाने लगती है। रोहिणी जी वही बैठी हुई थी। अनीशा जो मांगती वो वही उसे सर्व करती थी। पेट भर खाना खाने के बाद वो रोहिणी जी से बोलती है मॉम, डैड कहाँ पे है? क्या वो मुझसे अभी भी नाराज़ है? क्या सच में मेरी पॉकेट मनी और कॉलेज जाना बंद कर देंगे डैड? ये सब बोलते हुए अनीशा अपनी आंखों में नकली मगरमच्छ के आंसू भर लेती है। वही जब रोहिणी जी अनीशा के आंखों में आंसू देखकर पिघल जाती है और बोलती है मेरी राजकुमारी, मेरे होते हुए तुम्हें कभी कोई चीज़ के लिए कोई नहीं रोक सकता। मैं बात करूँगी ना तुम्हारे डैड से, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। मैं ना अपनी राजकुमारी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ, जितना बहाना था बहा लिया, लेकिन अब और नहीं। इतना बोल वो अनीशा की आंखों से आंसू पोंछती है। थैंक यू मॉम, एक आप ही हैं जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है और मुझे समझती है। आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हैं। ये सब अनीशा बहुत ही इमोशनल होकर बोल रही थी अपनी मॉम के सामने।
अनीशा की बात सुनकर रोहिणी जी फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि उनकी लाडली बेटी ने उनकी तारीफ जो की थी वो अनीशा को गले लगा लेती है और बोलती है, मैं ना हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और बेटा ये तो मेरा फ़र्ज़ है, तुम भी ना सबसे अच्छी और मासूम सी बेटी हो। वो अभी अनीशा के रियल फेस से वाकिफ़ नहीं थी, क्योंकि अनीशा हमेशा ही उनके सामने मासूम सी, प्यारी सी, भोली भाली लड़की बनकर रहती थी। रोहिणी जी की नज़र में वो एकदम प्योर और इनोसेंट है। रीबर्थ ऑफ बिलियनियर्स वाइफ फॉर रिवेंज एपिसोड 20। अनीशा का मेलोड्रामा। अन्वी का मुंह तोड़ जवाब देना, अनीशा की बोलती हुई बंद। अब आगे। अभी सुहानी उस आदमी को पीट ही रही थी कि वो आदमी कुछ बोलता है कि तभी वहाँ पे एक मोटी औरत आती है और उस आदमी को पकड़ के खींचती है और मारते हुए बोलती है, आखिर मिल ही गया तू, मुझे बता कहाँ पे है मेरा पोता, बता वरना अभी मैं पुलिस को बुलाऊंगी। इतना बोलकर वो उस आदमी को मारने लगती है। वो आदमी उस औरत को देखकर चौंक जाता है। वो कुछ बोलता कि वो औरत उसे कुछ इशारा करती है, जिसे समझकर वो आदमी, हाँ मुझे माफ़ कर दो अम्मा, मुझसे गलती हो गई, वो रहा आपका पोता और कुत्ता, वो दोनों ठीक है, प्लीज़ अब मुझे छोड़ दीजिए। इतना बोल वो गिड़गिड़ाने लगता है। वो औरत उसे छोड़ देती है, फिर बच्चे के पास जाके उसे उठा लेती है अपने गोद में और फिर चमकती आँखों से देखते हुए बोलती है, मेरा ख़जाना मिल गया है। फिर सुहानी की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम अभी नहीं देखती इसे तो मैंने तो अपना पोता खो ही दिया था। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वो मैं तुम्हें दूंगी इसके बदले। इतना बोल वो और नकली आंसू बहाने लगती है। उस औरत की बात सुनकर सुहानी शक भरी नज़रों से बोलती है, ये आपका पोता है? जिस पर वो औरत बोलती है, हाँ हाँ ये मेरा ही पोता है, वो क्या है ना ये अपनी माँ पे गया है ना, इसलिए गोरा है, हम पर नहीं गया है। सुहानी को पता नहीं क्यों बट वो उस औरत की बातों से कन्विंस नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो आदमी भी बोल रहा था कि उसने उससे ही बच्चा लिया था और औरत भी ये दावा कर रही थी कि ये उनका पोता है, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इसलिए सुहानी पुलिस को बुलाकर उस आदमी को जेल भिजवा देती है। वो औरत बच्चे को और पपी को लेकर चली जाती है। अगले दिन सुबह का वक्त था। अन्वी को डिस्चार्ज मिल गया था। वो बेड पे बैठी हुई एकांश का वेट कर रही थी, क्योंकि एकांश हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा था। कुछ देर बाद एकांश आता है और अन्वी को गोद में उठा के अपने साथ लिफ्ट में ले जाता है। दोनों नीचे जाते हैं। कार पहले से ही रेडी थी। एकांश अन्वी को लेकर कार में बैठता है। उनके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। अन्वी एकांश की बाहों में सर रख के बैठी हुई थी और एकांश से बोले जा रही थी। एकांश अन्वी का सर सहलाते हुए बस हाँ हम में जवाब दे रहा था। कुछ देर बाद उनकी कार एक बड़े से बंगलों के बाहर रुकती है। एकांश अन्वी को गोद में लेकर बाहर निकलता है और बंगलों के अंदर ले जाने लगता है। अन्वी जब अंदर आती है और सामने बैठे शख्स को देखती है, उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वो गुस्से से उस व्यक्ति को देखने लगती है। वही सामने वो व्यक्ति भी अन्वी को देखकर स्माइल करते हुए बोलती है, ओ दी, मुझे पता नहीं था आप आज ही आएंगी। आपको इतनी जल्दी डिस्चार्ज भी मिल गया हॉस्पिटल से? उसकी बात सुनकर अन्वी बोलती है, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मुझे जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया? अन्वी भी अपने रूड वॉइस में बोलती है। अन्वी की बात सुनकर अनीशा के फेस की स्माइल फीकी पड़ जाती है और बोलती है, मैं तो बस यूँ ही पूछ ली क्योंकि मुझे आपकी फ़िक्र थी, आपको अच्छे होके आना चाहिए था। अन्वी अनीशा की बातों को इग्नोर करके बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अनीशा अन्वी की बात सुनकर बोलती है, वो मैं ना यहाँ पे दादी के लिए आई थी, उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई है। इस समय उन्हें अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। इतना बोल वो चुप हो जाती है और फिर बात पलटते हुए, इतनी बड़ी हवेली में दादी अकेली थी और कोई उनके पास था भी नहीं, वो अकेली बोर हो रही थी। मैं भी फ्री थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई ताकि वो भी बोर ना हो
और मुझे भी दादी की कंपनी मिल जाए। क्यों दादी, मैंने सही कहा ना? अनीशा मायूस सा फेस बना के एकांश की दादी की तरफ देखकर बोलती है। फिर अन्वी की तरफ देखकर, सॉरी अन्वी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। अनीशा की बातें सुनकर अन्वी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करती है क्योंकि एकांश की दादी वहीं पे थी और उनके सामने वो अपना इमेज और ख़राब नहीं कर सकती थी, जो अनीशा की वजह से पहले ही बहुत ख़राब हो चुका था। और अभी अपने बेबी के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि अगर अनीशा को ज़रा सा भी शक हो जाता तो वो चुप नहीं बैठेगी, ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान बनाएगी। अन्वी को भी अब अनीशा की साजिशों के और उसके चालों से डर नहीं लगता था, बट अभी उसका बेबी उसके पास नहीं था, इसलिए वो कुछ भी ऐसा नहीं बोलती है जिसे अनीशा को पता चले कि उसे बेबी के बारे में पता है। अन्वी अपने रूड वॉइस में बोलती है, पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम मुझे क्या कह के बुलाओगी, और दूसरा ये कि तुम ना मेरे बेबी के बारे में अपने मुंह से कुछ भी ना बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से अपने बेबी के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती हूँ। और रही बात दादी की, तो मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे, मैं उनका ध्यान रख लूँगी और उन्हें कंपनी भी दे दूँगी, समझी? तुम्हें मेरे परिवार वालों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, तुम जाके अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूँगी, अब तुम्हें अपने मेहनत से मार्क्स लाने होंगे। सो बेटर यही होगा कि तुम घर जाके पढ़ाई करो और दादी के अकेले होने की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए अब क्योंकि कुछ ही टाइम बाद दादी अकेली नहीं होगी, उनके पास उनका पोता या पोती मिल जाएगा। अनीशा के लिए अन्वी ने पोती शब्द पर जानबूझकर लगाया था ताकि अनीशा को कोई शक ना हो। अन्वी की बात सुनकर अनीशा का मुंह एकदम से गुस्से से काला पड़ जाता है। वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोलती है, वो मैं अनीशा इतना ही बोली थी कि अन्वी बीच में ही बोल पड़ती है, दी नहीं, मुझे मेरे नाम से ही बोलो, वही बेहतर होगा। फिर मन में ही खुद से ही बोलती है, क्योंकि तुम्हारे मुंह से दी सुनना भी मुझे चुभता है, मेरे कानों में मुझे नफ़रत होने लगती है इस वर्ड से। जो कभी खुश हो जाया करती थी दी सुन के। अन्वी अपने बचपन के टाइम को सोचती है, जिसे सोचकर उसे अपने दिल में दर्द होने लगता है। तब और अब में बहुत फ़र्क हो गया था। उसकी बहन अब पहले जैसी नहीं थी। अन्वी खुद को संभालती है और एकांश के सीने में सर रख के बोलती है, अभी मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, क्या आप मुझे हमारे बेडरूम में छोड़ सकते हैं? मैं दादू और दादी से बाद में मिल लूँगी, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एकांश अन्वी को अपने बेडरूम में लेके जाने लगता है। वही अनीशा बस गुस्से का घूंट पीते हुए चुप ही रह जाती है। फिर गुस्से में अन्वी को देखती है जो इस वक्त एकांश की गोद में थी। वही दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र की औरत एक लड़की को पीटे जा रही थी मोटी लकड़ी से। वो लड़की बार बार छोड़ने को बोल रही थी, लेकिन वो औरत उसकी बातों को अनसुना करके और मारने लगती है। कौन है ये लड़की और क्यों मार रही है औरत उस लड़की को? आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स।